दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी का रिजल्ट कल जारी कर दिया है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से पहले ही तैयारी कर ली गई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग के सभागार में आयोजित एक समारोह में रिजल्ट जारी कर दिया है। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर सहित विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि साल 2019 का माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट काफी दिनों से लंबित था। जी हां, यह मामला काफी दिनों से पटना हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों हाई कोर्ट द्वारा रिजल्ट जारी करने की अनुमति मिलने के बाद बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थी भी काफी दिनों से शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए। दोस्तों पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब ममता बनर्जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी साथ मिल गया है। जी हां, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी टीएमसी को समर्थन करेगी और कोई भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और साफ कर दिया था कि वह जहां भी जरूरत पड़ेगी हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए। दोस्तों बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने पर बसों के यात्री किराया को बढ़ाने का निर्णय लिया है। 14 मार्च यानी कि कल की मध्य रात्रि से बसों की यात्रा लगभग 20% महंगी हो जाएगी। आपको बता दूं कि इससे पहले 28 फरवरी को फेडरेशन बस ऑनरों के साथ बैठक की थी, जिसमें से यह निर्णय लिया गया था कि बस किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों मुस्लिम समाज के बाद अब ईसाई समाज ने भी दहेज के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जी हां, दहेज रहित शादियां कराने के लिए पादरियों ने काफी विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया है। आयशा की खुदकुशी के मामले संज्ञान में लेते हुए मुस्लिम समाज दहेज के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जी हां, दहेज उत्पीड़न का शिकार गुजरात की आयशा की खुदकुशी करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिलिंग, गरीब नवाज काउंसिलिंग, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला बोर्ड सहित कई संगठनों ने दहेज के खिलाफ अभियान शुरू किया है। दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए आयशा हेल्पलाइन का गठन भी कर लिया गया है। अब दहेज के खिलाफ ईसाई समाज में भी आवाज बुलंद होने लगी है। गरीब लड़कियों की शादी कराने में मदद के साथ दहेज रहित शादी कराने के लिए यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर में निर्णय लिया गया है। पादरियों की बैठक में कहा गया है कि किसी युवती को दहेज उत्पीड़न का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। ईसाई समाज में दहेज रहित शादियां कराने के लिए पादरी मदद करेंगे। दोस्तों देश को आजादी मिले 75 साल पूरा होने वाले हैं। जी और इसी मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज हो गया है। आज से लगातार 75 हफ्तों तक देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इस दौरान अहमदाबाद में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंडित नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, सरदार पटेल के सपनों के भारत को बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के इतिहास में ऐसे कई संघर्ष हैं जिनका नाम आज नहीं लिया जाता है, लेकिन हर किसी का अपना एक महत्व रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि धार्मिक स्थल कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करके केंद्र से जवाब मांगा है। यानी कि अदालत अब उस कानून की समीक्षा करेगी जिसमें कहा गया था कि 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो कैरेक्टर है वह बना रहेगा। ऐसा कानून मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म करने के लिए बनाया गया था। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां एक धार्मिक स्थल पर दो समुदाय अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं। ऐसे में अयोध्या, मथुरा और काशी इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने 1991 में कानून बनाया था। कानून में था कि 1947 में जो धार्मिक स्थल जैसी है वैसे ही रहेगी। यह सिर्फ अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले को इस कानून से अलग रखा गया था। जी हां, राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना चुका है, लेकिन मथुरा और काशी का मामला अभी भी बाकी है। 1991 के कानपुर के मुताबिक उस धार्मिक स्थल को बदला नहीं जा सकता, यानी कि मथुरा और काशी का विवादित स्थल मस्जिद ही रहेगा।
दोस्तों सड़क पर वाहन चलाते वक्त एम्बुलेंस, अग्निमिशन वाहन या फिर किसी आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर महंगा पड़ सकता है। यातायात नियमों के अनुसार इन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 का जुर्माना अदा करना होगा। यह परिवहन विभाग बीते माह जिले में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया है, जिसमें बताया गया है कि यातायात नियमों के अनुपालन से यात्रा सुरक्षित एवं सुखद होती है। जी हाँ, वही यातायात के नियमों के पालन से दुर्घटनाओं पर भी विराम लगाया जा सकता है। दोस्तों बिहार के आरएलएसपी का 14 मार्च को पटना में जेएनयू में विलय होने की संभावना है। यह विलय के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। यह आरएलएसपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि आरएलएसपी ने जेएनयू के साथ विलय पर पार्टी कार्यकर्ताओं से सुझाव लेने के लिए 13-14 मार्च को पटना में 2 दिवसीय बैठक बुलाई है, यानी कि आज और कल बैठक बुलाई है। जी हाँ, यह कदम राज्य विधानसभा 2020 के नतीजों को देखने के बाद लिया जा रहा है। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव में फिर से ईवीएम का पेच फंस गया है। जी हां, अब तय समय पर चुनाव नहीं होंगे। जी राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारी थी उसके अनुसार मार्च के अंतिम हफ्ते में पहले चरण का चुनाव संपन्न कराना था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने ईवीएम आपूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। जी हां, जब तक आयोग की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक ईवीएम की आपूर्ति नहीं होगी। जी हां, बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम से ही होगा, लेकिन ईवीएम की आपूर्ति तभी होगी जब तक भारत निर्वाचन आयोग अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देंगे। जी हां, जब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तब तक पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती है। जी हां, चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव में अब तक 1 महीने का देरी हो चुका है। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को 2 बार पत्र लिख चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनावी जंग में उत्तर बंगाल सबसे महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में टीएमसी को सबसे कमजोर माना जाता है, जबकि भाजपा ने बीते लोकसभा चुनाव में वहां पर बड़ी सफलता हासिल की थी। 8 जिलों में फैले इस क्षेत्र की 54 विधानसभा सीटों में टीएमसी बीते 2 विधानसभा चुनाव में अपेक्षित रूप से कमजोर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इस बार उसने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विमल मुरुंग से हाथ मिलाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। उत्तर बंगाल के जरिए भाजपा अपने मिशन को हासिल करना चाहती है और ममता बनर्जी की इस कमजोर कड़ी पर और ज्यादा प्रहार करके अपने लिए बड़ी सफलता हासिल करना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, यानी कि टीएमसी को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। जी हां, इतना ही नहीं, बीते 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी यहां पर 54 में से 26 विधानसभा सीटों पर ही जीत पाई थी, जबकि 2011 के विधानसभा चुनाव में उसे महज 16 सीटें ही जीत हासिल हुई थी। दोस्तों राजकुमार की फिल्म का एक फेमस डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका करते। ये डायलॉग वैशाली पुलिस पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। ये एक तरफ जहां पुलिस लोगों को देर रात तक डीजे और बार बालाओं के डांस आयोजित करने पर जेल की सैर करा देती है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही पुलिस लाइन ये सारे आदेश दरकिनार कर देते हैं। ये बीती रात कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां डीएम के द्वारा डीजे बजाने पर रोक के आदेश के बावजूद भी पुलिस लाइन में महाशिवरात्रि पर डीजे बजाते नजर आए। साथ ही देर रात तक बार बालाओं का डांस भी आयोजित किया गया था। बार बालाओं के ठुमकों पर पुलिस वाले देर रात तक झूमते नजर आए। वही सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ते देखने के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों के मुंह से कोई विरोध के स्वर नजर नहीं आया। चौंकाने वाली बात यह है कि महाशिवरात्रि पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए और उनको आयोजित करने वाले भी वे लोग थे जिन पर इसको रोक लगाने की जिम्मेवारी है, यानी कि पुलिस। दोस्तों पिछले दिनों बिहार सरकार ने लापरवाह कर्मियों को जबरन रिटायर करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब इस पर अमल करना शुरू भी कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब पटना कलेक्ट्रेट के 11 कर्मियों को वीआरएस दिया जाएगा। आपको बता दें कि जब पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह औचक निरीक्षक कर रहे थे तो फिर इस दौरान ये कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को अनुपस्थित पाए गए 42 कर्मचारियों में से 4 ऐसे हैं जो कि 5 जनवरी 2021 को डीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए थे। ये ऐसे कर्मियों की अनुपस्थिति को डीएम ने गंभीरता से लिया और फिर इसे वीआरएस देने का फैसला किया है।
दोस्तों बिहार की सरकार में भाजपा कोटे के मंत्री रामसूरत राय पर राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हमलों का जवाब देने के लिए मंत्री की पार्टी भी अब हमलावर हो गई है। जी हां, भाजपा ने तेजस्वी और फिर लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर यादव जाति विरोधी होने का आरोप लगाया है। जी हां, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि राष्ट्र एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अनर्गल लाछांग लगा रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव को रामसूरत राय के यादव होने से दिक्कत है, इसलिए वे उनका चरित्र हनन करना चाहते हैं। निखिल ने कहा है कि लालू प्रसाद के परिवार के लोग यादवों को बंधुआ मजदूर बनाकर इस समाज की राजनीति ठेकेदारी करना चाहते हैं। लालू परिवार कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी दूसरा यादव नेता नेतृत्व के स्तर पर स्थापित हो और मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री बने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यादव के नाम पर राजनीति करने वाले राजद नेता ने दूसरे दल के यादव नेताओं के चरित्र हनन की सुपारी ले रही है। जी हां, तेजस्वी यादव ने रामसूरत राय पर बयान देने से पहले लालू प्रसाद यादव से पूछ लेना चाहिए कि अर्जुन राय कौन थे, जिनके बेटे रामसूरत राय है, जिनका परिवार 7 पुश्तों से बेदाग है। दोस्तों बिजली खपत को कम करने के लिए सरकार द्वारा एलईडी बल्ब के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी इसमें सरकार द्वारा बाजार से कम कीमत पर एलईडी लाइट बेचने की तैयारी कर रही है। जी आगामी कुछ दिनों में सरकार सामान्य बल्ब से भी कम कीमत में एलईडी लाइट बेचने की व्यवस्था कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार देश भर में 15 मार्च से ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को 10 रुपए में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी। इसके तहत 9 और 12 वाट के 5 एलईडी बल्ब प्रत्येक उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। ये केंद्र सरकार की ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत सभी गांवों में कैंप लगाए जाएंगे। ये इस योजना के लिए नियुक्त कर्मी गांव में प्रत्येक बिजली उपभोक्ताओं के घर जाएंगे और उनसे पुराने 5 बल्ब लेकर 10-10 रुपए में नए एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ये ई वेस्ट प्रक्रिया के तहत पुराने बल्ब को डिस्पोज किया जाएगा। ये सूत्रों के अनुसार 60 वाट के पुराने बल्ब के बदले 9 वाट के नए एलईडी और फिर 100 वाट के पुराने बिजली बल्ब के बदले 12 वाट के नए एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। इस योजना के पहले चरण में बिहार में भोजपुर जिले से इसकी शुरुआत होगी और वहां करीब 25 लाख एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। दूसरे चरण में राज्य के करीब 5 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। इसका मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सूत्रों के अनुसार 9 वाट के एलईडी बल्ब की लागत करीब 70 रुपए और 12 वाट के एलईडी बल्ब की लागत करीब 80 रुपए है। ऐसे में 10 रुपए में बिजली उपभोक्ताओं को बल्ब देने के बाद करीब 60 और 70 रुपए प्रति बल्ब की लागत की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्बन क्रेडिट फंड का लाभ लिया जाएगा। इस तरह पर्यावरण संरक्षण करने की एवज में भारत को इसका फायदा मिल जाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार की सियासत को भी गर्म करने की कवायद है। जी हां, वहां विधानसभा चुनाव है तो यहां बिहार में पंचायत की सरकार चुनी जानी है। 3.25 लाख पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा मतदाता अपने पसंद का इजहार करेंगे। जी हां, 2 बड़े प्रतिद्वंदी दलों भाजपा और राजद की ओर से मुकाबले की तैयारी है। जी हां, बिहार में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव की परंपरा नहीं रही है, लेकिन भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने और फिर समर्थन देने का खुला ऐलान करके विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में राजद ने भी भाजपा के समांतर यानी कि भाजपा की तरह ही चलने और फिर उसी की शैली में जवाब देने की रणनीति तैयार कर रखी है। ये एक सीट के सभी पदों पर कड़ा और बड़ा संघर्ष होगा। खुद को गांव और गरीबों की पार्टी बताने वाले राजद का दावा है कि 3 स्तरीय की पंचायत राज व्यवस्था की 50% से ज्यादा सीटों पर उसके समर्थकों का कब्जा है। यह प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने यह दावा विधानसभा चुनाव के पंचायतों में पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे के आधार पर किया गया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव काफी संजीदा है। भाजपा की सक्रिय भागीदारी का ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने 3 दिन पहले अपने दल के प्रमुख नेताओं की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें यह तय हुआ कि अपनी जमीन बचाने के लिए राजद किसी हद तक जाएगा। भाजपा की तैयारियों का जवाब देने के लिए राजद ने भी आचार संहिता बना ली है। राजद के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता भाई वीरेंद्र इसकी तस्दीक करते हैं। उन्होंने बताया कि जिला परिषद मुखिया एवं सरपंच जैसे पदों पर राजद के कार्यकर्ता भी प्रत्याशी बनेंगे। पार्टी के स्तर से उन्हें सहयोग समर्थन दिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि किसी भी पद के लिए राजद का कोई एक ही कार्यकर्ता उम्मीदवार बने ताकि आपस में टकराने की नौबत नहीं आए। इस रणनीति से राजद की गांव की राजनीति मजबूत होगी।
दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को दिसंबर तक चलाने की तैयारी कर ली है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से धरना स्थल पर गर्मी और फिर बारिश दोनों मौसमों को ध्यान में रखते हुए टेंट लगाने को कहा है, जिससे उन्हें आगे आने वाले मौसम में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो सके। जी, भारतीय किसान यूनियन के अनुसार सरकार ने अभी तक किसानों को बातचीत को कोई भी न्योता नहीं भेजा है। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों से लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। जी, उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन नवंबर-दिसंबर 2021 तक खींच सकता है, इसलिए धरना स्थल पर टेंटों को मौसमों के अनुसार ही बनाएं। राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन से देश को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान तो रेल बेचने और फिर कर्मचारियों को नौकरियों से हटाने से होगा। उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान भी किसान खेत में काम कर रहा है, वह देश के लोगों को भूखा नहीं रहने देगा। उन्होंने बताया कि 26 मार्च को भारत बंद को सफल बनाने के लिए ट्रांसपोर्टरों और दुकानदारों को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, एडीआर की अपनी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2016-2020 के बीच पार्टी बदलने वाले 44% विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, ये एडीआर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस के 170 विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए, जबकि भाजपा के सिर्फ 18 विधायकों ने दूसरी पार्टियों की तरफ रुख किया। एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2016-20 के दौरान पाला बदलकर फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले 405 विधायकों में से 182 भाजपा में शामिल हो गए, तो 28 विधायक कांग्रेस और फिर 25 विधानसभा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का हिस्सा बने। दोस्तों, कोरोना महामारी से उत्पन्न मुश्किलों के बाद आम लोग अब महंगाई की मार झेल रहे हैं। यह लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरसों तेल, प्याज, चावल और दाल की कीमतों में और इजाफा हुआ है। इधर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन विभाग की इजाजत के बिना ही बिहार ट्रांसपोर्टर मोटर फेडरेशन ने लंबे रूट की बसों का किराया 20% तक बढ़ा दिया है। इसके कारण बस यात्रियों को अब 40 से 80 रुपए तक ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राज्य में पिछले एक महीने में रसोई के सामान के लिए आम लोगों को अधिक पैसे खर्च करना पड़ रहा है। राज्य भर में खुदरा व्यापारियों ने किराना सामान की कीमतों में अपने मन से बढ़ोतरी कर दी है। खाद्य उपभोक्ता विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मार्च से 10 मार्च के बीच सरसों तेल की कीमतों में 22 रुपए की तेजी आई है। वही चावल, अरहर दाल और प्याज के लिए भी आम लोगों को अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इन आवश्यक सामानों के थोक भाव में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि खुदरा व्यापारियों ने अपने लाभ के लिए कीमतें बढ़ाई है। इधर खाद्य विभाग का दावा है कि इसके पास फिलहाल कीमतें के बढ़ाए जाने पर रोक के कोई भी अधिकार नहीं है, पर विभाग बाजार के इस तेजी पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। विभाग अपनी ओर से रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेज रहा है। केंद्र से जो भी निर्देश आएगा उस पर अमल होगा। विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के तुलनात्मक अध्ययन में यह साफ हुआ है कि सबसे अधिक तेजी सरसों के तेल की कीमतों में आई है। 9 और 10 मार्च के बीच सरसों के तेल के खुदरा दाम में औसतन प्रति किलो 22 रुपए का इजाफा हो गया है। यानी कि 22 रुपया बढ़ गया है। यह इजाफा 18% का है। 9 मार्च को इसके दाम 122 रुपए किलो थे, जो कि 10 मार्च को 144 रुपए किलो हो गए हैं। सरसों तेल के दाम में आ रही तेजी का ट्रेंड अस्थायी है, क्योंकि एक माह में सरसों के औसतन खुदरा दाम में 4.34% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, कोरोना महामारी के खिलाफ पिछले तकरीबन 2 महीने से देश भर में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इस अभियान के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ये तो आपको मालूम है। SII बाजार के मुकाबले पहले ही कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों को कम करके सरकार को दे रही है। अब ये दाम और कम कर दिए गए हैं। सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी है कि कोविशील्ड के नए दाम 200 रुपए से भी काफी कम कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों को फिर से तय किया गया है। अब प्रति डोज की कीमत 200 रुपए से भी कम होगी। हालांकि सरकार ने नए दाम की जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब सरकार को प्रति डोज 157 रुपए में मिलेगी। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड ने एक फरमान जारी करते हुए कहा है कि इंटर परीक्षा के कॉपी मूल्यांकन में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। खबर के मुताबिक बिहार में इंटर परीक्षा की कॉपी मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन बहुत से शिक्षक इस मूल्यांकन कार्य में भाग नहीं ले रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार बोर्ड ने सख्त फरमान जारी किया है तथा इन शिक्षकों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। आप
आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने सभी डीईओ को कॉपी मूल्यांकन केंद्र पर जाकर इसकी समीक्षा करने को कहा है, ताकि इस बात का पता लग सके कि कॉपी मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है या फिर नहीं। यह बोर्ड ने परीक्षकों और फिर एमपीपी को जल्द से जल्द मूल्यांकन संपन्न कराने को कहा है। यदि कोई परीक्षक और एमपीपी मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं दे रहे हैं तो फिर उन पर बिहार परीक्षा संचालक अधिनियम 1981 धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर बोर्ड ने सख्त रूप अपना लिया है। जो आपको बता दें कि 15 मार्च तक मूल्यांकन कार्य को पूरा करना है। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के पंचायती राज विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए बहुत जल्द भर्ती की सूचना जारी किया जा सकता है। यह खबर के मुताबिक पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की 4 पंचायत पर एक तकनीकी सहायक बहाल करने की योजना है। इसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। यह बहुत जल्द बिहार के पंचायतों में तकनीकी सहायक की भर्ती की जाएगी। यह आपको बता दें कि 8,387 पंचायतों में करीब 7,000 कार्यपालक सहायक बहाल हो चुके हैं। बाकी बचे कार्यपालक सहायक के पदों पर बहुत जल्द भर्ती की जाएगी। यह पंचायती राज विभाग में 2096 आईटी सहायक के पद पर स्वीकृति किए गए थे, जिसमें 1,625 की बहाली हो चुकी है। यह बचे हुए बहाली जल्द होगी। पंचायती राज विभाग में 2096 स्वीकृति पदों में 1,418 पदों पर बहाली हो चुकी है। बाकी बचे पदों पर जल्द ही बहाली होगी। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू कर दिया गया है। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे ताजा नाम उत्तराखंड का है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण सुधार को पूरा करने वाले राज्य अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 0.25% तक अतिरिक्त कर्ज के पात्र बन जाते हैं। इस सिस्टम के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हुआ, बेबस, मजबूर और देश का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री बताया था। यह सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव पर हमला बोला और सवाल पूछा कि चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता और कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित लालू आखिर किस मजबूरी में पिछले 25 सालों से आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। यह सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब लालू इतने कमजोर हो चुके हैं कि चलने के लिए उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। मोदी ने आगे कहा है कि लालू इतने बेबस हो चुके हैं कि वे अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का घर भी नहीं बसा पाए और न उन्हें पार्टी के सीनियर नेताओं के विरुद्ध अपमानजनक बयानबाजी करने से रोक पाए। ये सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव खुद मजबूर हैं, कमजोर और हालात से थक चुके हैं, मगर तेजस्वी यादव 16 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, देश भर में पिछले साल मार्च के ही महीने में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन लगाया था। यह पहला मौका था जब एक साथ पूरा देश लॉक हो गया था, यह वो भी बीमारी के कारण। यह 1 साल बाद देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। लोग पहले से ज्यादा सजग हो चुके हैं। यह भारत में वैक्सीन बन चुकी है और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया है। यह इसके बावजूद भी महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यह कोरोना के बढ़ते मामलों के आलोक में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं को ही जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में पहाड़ से गिरने वाले पानी को जमा करके खेतों की सिंचाई की जाएगी। इससे सिंचाई की समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही पहाड़ पर भी हरियाली बढ़ेगी। यह मिट्टी रिचार्ज होगी सो अलग। इसके लिए लघु संसाधन विभाग 100 गारलैंड ट्रेंच बनाएगा। इससे देश भर में मशहूर कैमूर के मोकड़ी का गोविंद भोग चावल अब हर पहाड़ी क्षेत्र में हो सकेगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभाग ने नए वित्तीय वर्ष में 100 गारलैंड ट्रेंच बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जल्द ही विभाग वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग को इसकी जानकारी देगा, साथ ही वहां से अनुमति लेकर काम शुरू करेगा। इसके अलावा पठारी भाग में भी बड़ा जल संचयन योजना बनाने की विभाग तैयारी कर रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व पर मंत्री जमा खान अनोखे अंदाज में शिव मंदिर पहुंचे। जमा खान ने कहा है कि कोई भी पर्व सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आता है। ऐसे में हमें जात पात से ऊपर उठकर त्योहारों का आनंद लेना चाहिए। इससे समाज में शांति और भाईचारों का माहौल बना रहेगा। आपको बता दें कि कल महाशिवरात्रि थी। देश भर में भक्त भक्ति में लीन हो गए थे। यह पूरे दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई रही। कई मंत्री और सांसद भी भक्ति में लीन अनोखे अंदाज में दिखे। तो वही बिहार
सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी अनोखे अंदाज में शिव के दर्शन करने पहुंचे। जमा खान जेडीयू नेता और मंत्री भगवा धारण करके माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर कैमूर के मोहनिया स्थित शिव के मंदिर पहुंचे। दोस्तों, कटिहार जिला मुख्यालय को बारसोई से जोड़ने वाली बड़ी आबादी के लिए लाइफ लाइन माने जाने वाली SH98 का चौड़ीकरण 700 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सालमारी आगमन के दौरान कहा है कि कटिहार से रघुनाथपुर होते हुए बारसोई तक 64 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होना है, जिसके लिए निविदा की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। निविदा के बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। सड़क की चौड़ाई 10.5 किलोमीटर होगी। उन्होंने कहा कि सड़क का चौड़ीकरण होने से आर्थिक गतिविधि तेज होने के साथ ही इस सड़क मार्ग पर यात्री बसों का परिचालन भी सुगम होगा। दोस्तों, हमारे पृथ्वी की तरफ एक बड़ा एस्टेरॉयड काफी तेजी से बढ़ रहा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्टेरॉयड अभी तक के एस्टेरॉयड में सबसे बड़ा होगा। वही वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 21 मार्च को पृथ्वी के बहुत करीब होगा और नजदीक से होकर गुजरेगा। नासा ने बताया कि एस्टेरॉयड 2001 FO32 लगभग 3000 फीट का है और इसकी खोज 20 साल पहले ही की गई थी। साथ ही कहा है कि 21 मार्च को अंतरिक्ष पर यह नजारा देखने के लिए वैज्ञानिक बेहद एक्साइटेड है। वही इसके पृथ्वी के पास से गुजरने पर पृथ्वी को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेजुएटी PF और काम करने के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेजुएटी और भविष्य निधि यानी कि PF मद में बढ़ोतरी होगी, वही हाथ में आने वाले पैसा घटेगा। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह से पिछले साल संसद में 3 मजदूर संहिता विधेयक पास हुए। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू करने की संभावना है। मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या फिर अधिक होना चाहिए। आपको बता दूं कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और फिर श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण एक बार फिर से साथ आने वाले हैं। दरअसल RLSP का जेडीयू में विलय की पटकथा तैयार हो चुकी है, लेकिन इस पटकथा से पहले RLSP चीफ उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा। उनके प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता RJD में शामिल हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला सेल की प्रमुख मधु मजरी कार्यकर्ताओं के साथ RJD में शामिल हो गए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मर्जर होने जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की अहम बैठक के बाद इसको लेकर अंतिम निर्णय भी लेने वाले हैं, यानी कि कल ही। लेकिन यह फैसला होने से पहले ही पार्टी में टूट होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, गौतम अडानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले कुछ सालों में इसकी संपत्ति में अच्छा खासा उछाल देखने को आया है। इनका बिजनेस स्पोर्ट्स से लेकर पावर सेक्टर में फैला हुआ है। खासकर 2021 में उनकी संपत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। दौलत कमाने के मामले में उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर जेफ बेजोस, एलन मस्क और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक आज उनकी कुल संपत्ति $50 अरब है और वे दुनिया में दौलत के मामले में 26वें पायदान पर है। दोस्तों, पटना के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम करने का फैसला किया है। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोग अब वातानुकूलित और प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बस में आसानी से यात्रा कर सकेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने जानकारी देते हुए कहा कि निगम ने पटना में चलने वाले इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम करने का फैसला किया है। ऐसे में अब पटना में रहने वाले लोग 5 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 10 रुपए में तय कर सकेंगे। गांधी मैदान में पटना जंक्शन तक ऑटो के बराबर 10 रुपए किराया देना होगा। पटना जंक्शन से आयकर गोलंबर तक के लिए 10 रुपए ही देने होंगे। इस तरीके से आयकर गोलंबर से पटना जू पहुंचने के लिए भी आपको मात्र 10 रुपए ही लगेंगे। दोस्तों, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 18 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसान और रोजगार को लेकर उनकी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और इसी क्रम में 18 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन में शामिल दूसरे पार्टियों को भी आमंत्रित किया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने मीडिया को संबोधित करते हुए शुक्रवार को कहा कि किसान और बिहार में रोजगार को लेकर उनकी पार्टी सरकार को घेरती रहेगी। वही बंगाल
चुनाव पर दीपंकर भट्टाचार्य ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी बंगाल में 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसे लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।